दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना में उस राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है। यह हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। हमारे संविधान निर्माता किन आदर्शों को स्थापित करना चाहते थे उसे हम प्रस्तावना के माध्यम से जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रस्तावना का स्रोत का क्या है? तो दोस्तों प्रस्तावना का स्रोत है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, जो 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। उसके अलावा अमेरिका का संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान। दोस्तों दुनिया में सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना का समावेश किया गया है। भारत में भी प्रस्तावना वहीं से लिया गया है, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जबकि हम उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है प्रस्तावना, इसलिए हम इसको उद्देशिका भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि संविधान विशेषज्ञों ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है। तो दोस्तों सबसे प्रमुख विचार है के.एम. मुंशी का, जिन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। याद रखिएगा, राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। दोस्तों न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा। दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था, जबकि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है। तो कभी कभी परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि संविधान का आत्मा किसे कहा गया है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो हम कहेंगे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। जबकि अगर इसी तरह सवाल पूछा जाए कि किसने कहा है, किसको कहा है, तो हम लोग प्रस्तावना को उत्तर मानेंगे और विकल्प को भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या विकल्प उसमें दिया गया है। आगे आइए। कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को कहा है कि हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दोस्तों एक विशेषज्ञ है, संवैधानिक विशेषज्ञ अर्नेस्ट बार्कर। प्रस्तावना लिखने वाले को उन्होंने राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा है। राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा है। और अभी जो वर्तमान समय में हमारे संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं, सुभाष कश्यप ने संविधान को शरीर कहा है, उसके प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, इसको समझने जरूरी है। अगर प्रस्तावना से जितने सवाल पूछे गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत होगा तो संशोधन से पूछे गए हैं। याद रखिएगा। एक बार ही संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके द्वारा 3 शब्द से जोड़ा गया था प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा। सब प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब आगे हम बात करेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन से तत्व हैं। तो दोस्तों पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा है भारत की प्रकृति, तीसरा है उद्देश्य और चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। तो दोस्तों पहला तत्व की बात करते हैं, संविधान के अधिकारों का स्रोत।
तो प्रस्तावना की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, मतलब संविधान के अधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। भारतीय जनता से संविधान को शक्ति प्राप्त हुई है, याद रखिएगा, हम भारत के लोग। तो अधिकार का स्रोत भारत की जनता हो गई। भारत की प्रकृति कैसी है, या प्रस्तावना पढ़ेंगे तो पता चलेगा। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। अर्थात प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। हमारे प्रस्तावना में क्या क्या उद्देश्य है तो इसको देखिए। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। और प्रस्तावना के अंत में संविधान को अंगीकृत करने की तिथि अंकित है। कौन सी तिथि? 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया था। और 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था, इसलिए उस दिन हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना में जो शब्द है उनके अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हमको संविधान समझने में मदद मिलती है। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है स्वतंत्र, प्रभुत्व, संपन्न। दोस्तों इसका आशय है कि भारत अपने आंतरिक मामले में, बाहरी मामले में किसी शक्ति के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। वो खुद अपने विदेश नीति का निर्धारण कर सकता है और करता है और करेगा, किसी दूसरे शक्ति के अधीन नहीं है। अगला सवाल है समाजवादी। तो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक समाजवाद का उल्लेख है, अर्थात भारत में साम्यवादी समाजवाद नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें सभी को समानता, स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम लोग मिश्रित नीति को अपनाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है। धर्मनिरपेक्ष, अगला शब्द है धर्मनिरपेक्ष। इसका आशय है कि भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। सभी धर्म को समान रूप से संरक्षण दिया गया है। सभी धर्म यहाँ समान है, सभी धर्म समान है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। याद रखिएगा, यहाँ सभी धर्म समान है। सरकार तटस्थ भाव से सभी धर्मों को समान संरक्षण देती है, लेकिन किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। लोकतांत्रिक, अर्थात यहाँ जनता द्वारा जनता के लिए सरकार बनाई जाएगी, जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार बनाई जाएगी, अर्थात जनता, भारत की जनता अपने लिए खुद सरकार का निर्माण करेगी। यह लोकतंत्र है। आगे आइए, अगला शब्द है गणतंत्र। अर्थात भारत का जो राष्ट्र प्रमुख होगा वह वंशानुगत चुनकर नहीं आएगा, उसका चुनाव वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि उसके लिए चुनाव होगा। अगर हम ब्रिटेन को देखते हैं तो वहाँ लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं है, कि वहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है उसका चुनाव नहीं होता है, वो वंशानुगत आधार पर चयनित होकर आता है, चुनकर आता है, वंशानुगत है। अब भारत में जो राष्ट्रपति है, जो प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है, उसका चुनाव होता है। तो गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र प्रमुख का भी चुनाव होगा। चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उसका चुनाव होगा। भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। न्याय, यहाँ से सवाल पूछा गया है, कितनी प्रकार के न्याय का प्रस्तावना में उल्लेख है? तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भारत के सभी जनता को समान रूप से मिलेगी। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म अब उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका उल्लेख प्रस्तावना में है। प्रस्तावना के अनुसार विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की गई। सभी लोगों को समान अवसर मिलेगा, समान प्रतिष्ठा मिलेगा, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होगी, सभी लोग समान हैं। आप देखेंगे इस सबको मौलिक अधिकार में स्पष्ट किया गया है। बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना, इसको दो बिंदुओं पे अब देखा जा सकता है। भाईचारा का आशय है कि व्यक्तियों को सम्मान मिले तथा एकता एवं अखंडता सुरक्षित रहे। भाईचारे बंधुत्व का आशय है भाईचारे की भावना अर्थात व्यक्तियों को सम्मान मिले और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? दोस्तों, अभी जो एग्जामिनेशन पैटर्न बदल रहा है, 2008 के बाद IAS के पैटर्न बदला, पूछने का तरीका बदला। 11-12 में उत्तर प्रदेश PCS का भी पैटर्न बदला। 13-14 के बाद अगर देखते हैं तो BPSC का भी पैटर्न बदल रहा है। तो इसमें यह सेक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको डीप स्टडी की ज़रूरत है। ग्रुप D से लेकर IAS तक क्वेश्चन के पूछने के पैटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, भीड़ बहुत है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रस्तावना के संबंध में प्रस्तावना के संबंध में है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं है। तो इसमें दो वाद महत्वपूर्ण है। पहला है इनरी बेरुवारी वाद 1960, दूसरा है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राजवाद 1973। दोस्तों, बेरुवारी वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट हो उसको मतलब प्रस्तावना के द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कुछ वर्षों बाद ये विवाद खड़ा हो गया कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। तो दोस्तों, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राजवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मौलिक ढांचाओं में अर्थात जो प्रस्तावना में उल्लेखित है, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, इन सब में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। समय समय पर मूल ढांचाओं का विस्तार किया गया है, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। इस पर अलग से वीडियो लेकर आएंगे तो वहाँ हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो समय समय पर मौलिक ढांचाओं में विस्तार किया गया। तो केशवानंद भारती का मुक्त प्रस्तावना के संबंध में 3 निर्णय हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा को नहीं तोड़ा जा सकता है। तीसरा, प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अभी तक यही निर्णय चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय बार बार इस निर्णय पर अपने मुहर लगा रही है। तो हम लोग अब समझते हैं कि अभी प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसको समझिए, प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, जब पूछेगा कि किस वाद के अनुसार, कभी कभी अगर कॉन्सेप्चुअल देगा तो स्पष्ट रखिएगा कि इनरी बेरुवारी वाद में दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। एक बार संपूर्ण रूप से हम प्रस्तावना को देख ले तो प्रस्तावना का स्रोत है जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, अमेरिका का संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान। उसके सब प्रस्तावना के संबंध में मुख्य विचार है KM मुंशी जी का, जिन्होंने राजनीतिक जन्मपत्री कहा प्रस्तावना को। NA पालकीवाला प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है प्रस्तावना। दोस्तों, एक विद्वान का विचार इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, अर्नेस्ट बार्कर का, जिन्होंने प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा है, याद रखिएगा। उसके अलावा प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राजवाद के बाद प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया।
1976 में 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। और उसमें 3 शब्द जुड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। कभी कभी आपको सजाना भी दिया जा सकता है कि क्रमबद्ध कीजिए कि कौन सबसे पहले लागू हुआ उसके हिसाब से। तो बेरूवारी बात सबसे पहले आया 1960, केशवानंद भारती केस 1973 में आया। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। तीनों प्रस्तावना से संबंधित है, इसलिए ऐसा सवाल बनता है यहाँ से। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं संपन्न होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रस्तावना को अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप हमारे चैनल को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।